देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी मादियाकी। दोस्तों, इस देश में नफरत कोई अचानक उग आया जहरीला पौधा नहीं है। इसे बकायदा बोया गया है, सींचा गया है, खाद दी गई है और फिर धीरे धीरे इतना बड़ा कर दिया गया है कि आज ये बरगद की तरह पूरे लोकतंत्र पर अपनी छाया डाल चुका है। ये कहानी सिर्फ आज की किसी एक बयान की नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो उस राजनीतिक यात्रा की है जिसने नफरत को रणनीति और विभाजन को सत्ता का रास्ता बना दिया है। अगर हम इस यात्रा को समझे बिना आज की घटनाओं को देखें तो हम असली बीमारी को नहीं, सिर्फ उसके लक्षणों पर बहस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तह तक जाएंगे इस पूरे सच के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा सच क्या है। 1990 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, तब धार्मिक पहचान को राजनीतिक ध्रुवीकरण का औजार बनाया गया। और उस दौर में हम और वो की राजनीति को जनता के बीच सामान्य कर दिया गया। ये वही समय था जब नफरत का बीज बोया गया, तब शायद छोटा था लेकिन बेहद ताकतवर। इसके बाद 2002 आया। साल 2002 गुजरात में जो कुछ हुआ उससे हम सब वाकिफ है। उसने इस बीज को खाद और पानी दोनों दिया। उस समय में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई घटनाओं ने देश को ये दर्शा दिया कि अगर सत्ता संरक्षण हो तो हिंसा भी राजनीतिक पूंजी बन सकती है। इसके बाद के सालों पर आते हैं। इसके बाद के सालों में ये नफरत सिर्फ बची नहीं बल्कि संस्थागत होती चली गई। आज प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों के कई मुख्यमंत्री और मंत्री जो मुस्लिम्स के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार बयान देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं, बल्कि ये है कि शीर्ष नेतृत्व इन पर लगाम नहीं लगाता। ये चुप्पी मासूम नहीं है। राजनीति में चुप रहना अक्सर सहमति का संकेत होता है और यही मूक समर्थन नीचे तक, जी हां, नीचे तक संदेश भेजता है कि नफरत अब न सिर्फ स्वीकार्य है बल्कि प्रशंसनीय भी है। इसी माहौल का सीधा नतीजा हमें उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिखता है। जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश पासी खुलेआम कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है और वो कभी अल्पसंख्यकों के घर नहीं जाएंगे। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी वोट जरूरत जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। ये कोई गुस्से में दिया गया निजी बयान नहीं है दोस्तों, कोई निजी बयान। ये एक सार्वजनिक घोषणा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे पूरे क्षेत्र की जनता ने चुना है। लोकतंत्र में विधायक किसी एक धर्म या जाति का नहीं, पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है दोस्तों। जब वो खुले तौर पर आबादी के एक हिस्से को नकार देता है तो वो संविधान की आत्मा को ठुकरा रहा होता है। जी हां, ठुकरा रहा होता है। भारत का संविधान समानता और भेदभाव विरोध पर आधारित है दोस्तों। अनुच्छेद 14 और 15 ये साफ कहते हैं कि राज्य और उसके प्रतिनिधि किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जब सत्ता संरक्षित माहौल में ऐसे बयान आते हैं तो संविधान कागज पर सिमट कर रह जाता है। ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है दोस्तों, कभी आप समझे कि हम इससे मुद्दा बना रहे हैं। आज अगर एक विधायक ही कह सकता है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो कल कोई कहेगा
कि मुझे दलित वोट नहीं चाहिए या मुझे किसी और समुदाय की जरूरत नहीं। तो ऐसे में ये लोकतंत्र को बहुसंख्यक तानाशाही की तरफ धकेलने का रास्ता हो चला है। अब दोस्तों इसी के साथ आप जरा कल्पना कीजिए, अगर यही बयान किसी मुस्लिम विधायक ने दिया होता, आप बताइए, या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने कहा होता कि मुझे हिंदू वोट नहीं चाहिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या होता? मीडिया चैनल्स पर दिन रात जो है डिबेट चल रही होती, स्टूडियोज युद्ध का मैदान बन जाते, देशद्रोह, विभाजन, कट्टरता ये शब्द मिनटों में, जी हां मिनटों में गढ़ दिए जाते। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांगे तो अलग ही उठती, लेकिन जब बयान बीजेपी से जुड़े किसी नेता का होता है, आप समझिए बीजेपी से जुड़े किसी नेता का होता है, तो मीडिया या तो चुप रहता है या बयान को संदर्भ से काटकर बताया जाता है। और यही जो चयनात्मक नैतिकता है वो आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। इस चयनात्मकता ने बीजेपी और उससे जुड़े जो संगठनों के नतीजों को ये भरोसा दे दिया है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। और आज स्थिति ये है कि बड़ी संख्या में नेता खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। चुनावी भाषणों में रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं वो गायब है, पूरी तरह गायब। उनकी जगह धर्म, डर और दुश्मन जो गढ़ने की राजनीति है उसने ले ली है। नफरत को राष्ट्रवाद का लबादा पहनकर बेचा जा रहा है। अगर देखा जाए तो इतिहास दोस्तों हमें ये बार बार चेतावनी देता है कि नफरत से सत्ता मिल सकती है, लेकिन समाज टूट जाता है। जो बरगद आज खड़ा दिख रहा है उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी, उसे उखाड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये नहीं है कि सुरेश पासी ने क्या कहा, उनका बयान क्या है। असली सवाल अगर देखा जाए तो वो ये है कि क्या हम एक ऐसे भारत को स्वीकार करेंगे जहां जनप्रतिनिधि खुलेआम भेदभाव की बात करे और सत्ता मौन रहे, चुप्पी साध ले। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई ना दोस्तों, तो कल ये नफरत सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र को निगल जाएगी, उसे हिलाकर रख देगी। और तब शायद हमारे पास सिर्फ पछताने के लिए इतिहास बचेगा, बदलने के लिए भविष्य नहीं। तो आप तय कीजिए कि आपको अपना भविष्य बदलना है या फिर पछताना है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका क्या नजरिया है, जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।